हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल फाइन। वेलकम टू डेवलप पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। RBSC SST क्लास 10th स्ट्रगलिंग इंडिया फ्रॉम 1206 AD टू 1757 AD का चैप्टर अपना कंटिन्यू चल रहा है। इसमें लेकर कुछ वीडियोस हमने कवर कर लिया। अगर आपने मिस कर दिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे अकबर की। अकबर जो मुगल डायनेस्टी के जो मेजर रूलर्स जो रहे उनमें से ये एक प्रमुख शासक था, एक महान योद्धा इसको बोला गया है अकबर को। इसकी जो टेन्योर की बात करें तो 1556 AD टू 1605 AD हमने इसको कुछ वर्ड हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा भी था और आज इस अकबर को आगे बढ़ाएंगे। उसमें जानेंगे अकबर की कैसे जो मुलाकात होती है, जो राजस्थान के अंदर मेवाड़ जो एरिया है उसमें महाराणा प्रताप जो सिसोदिया डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं उनसे कैसे बैठते हैं, कैसे उनकी भिड़ंत होती है। जो वर्ल्ड फेमस जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ उसके बारे में कुछ यहाँ पर आपको बताया जाएगा। बाकी इस बैटल ऑफ हल्दी घाटी इसको हम जो महाराणा प्रताप जो अलग से आपको एक टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में उसमें ज़्यादा आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, तो ये बात हमने कवर कर ली थी कि अकबर का जो जन्म हुआ था वो अमरकोट के किले में हुआ था 1542 के अंदर, और उसके बाद में वहीं कलनौर में इनका जो कॉरोनेशन हुआ, राज्याभिषेक किया गया, बैरम खां को उनका गार्जियन बनाया गया और इनका फिर एक युद्ध भी होता है हेमू जो अफगान सेनापति था उसके साथ में, और ये हुआ था 1556 को द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की दूसरी लड़ाई। पहली जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वो किसके बीच में हुआ था, वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, और उसी युद्ध से ही यहाँ पर भारत के अंदर कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट हुई, मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हुई। तो दूसरा युद्ध हुआ सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, वो हेमू और बैरम खां जो अकबर की तरफ लड़ा उनके बीच में, और इस युद्ध में जो अकबर था वो जीत गया, बैरम खां जीत गया, अकबर का जो गार्जियन था या कमांडर था वो जीत गया। और ये सब बातें हमने पढ़ ली थी। आज हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं अकबर ने मालवा के किले को जीता, चुनार को ये सब जीता, ये सब हमने पढ़ लिया था। हम पढ़ने वाले द वर्ल्ड फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी। यहाँ आपको थोड़ा सा जानकारी किसके बारे में दी गई है, यहाँ आपको दिया गया है जो विश्व प्रसिद्ध जो युद्ध हुआ था, कौन सा, हल्दी घाटी का, उसके बारे में आपको बताएगा। ओके, तो इसी को देखेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। द वर्ल्ड फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी टुक प्लेस इन 1576 AD इन विच महाराणा प्रताप मेवाड़ फोर्ट अगेंस्ट द मुगल आर्मी विच वाज लेड बाय जॉइंटली बाय मान सिंह एंड आसफ खान। अब देखो यहाँ से क्या होता है, महाराणा प्रताप जो मेवाड़ राजस्थान के शासक थे उनका जो युद्ध होता है हल्दी घाटी की युद्ध, अकबर की तरफ से दो व्यक्ति आते हैं लड़ने के लिए। एक अकबर की तरफ से दो सेनापति कौन थे, तो मान सिंह था और दूसरा था आसफ खान। ये एक जो कमांड जो है लीडरशिप कर रहे थे मुगल सेना की, जो महाराणा प्रताप को हराने के लिए भेजी गई थी अकबर के द्वारा। तो मान सिंह और आसफ खान सेना लेकर के पहुंचते हैं महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए। तो अभी पीछे इसकी लंबी लंबी कहानियाँ हैं, वो आपको ऑफलाइन क्लासों में बताई जाएंगी। अभी जो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो ये दोनों सेना लेके बढ़े, अकबर की तरफ से मान सिंह और आसफ खान आए, और इधर से कौन थे, मेवाड़ की तरफ से महाराणा प्रताप थे। विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ 1576 की बात है, परंतु एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मुगलों को सफलता नहीं मिली। यहाँ पर भी मुगल रिमेंड अनसक्सेसफुल इन दिस बैटल। प्रताप डिड नॉट एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द मुगल्स, और प्रताप ने इन लोगों की संप्रभुता जो थी वो मानने से इनकार कर दिया, स्वीकार नहीं की। जस्ट आफ्टर द मुगल आर्मी रिटर्न्ड, जैसे मुगल सेना वापस लौटी, प्रताप रीऑक्यूपाइड हिज रीजन्स एंड ग्रांटेड हिज स्टेट्स टू द लॉर्ड्स। क्या हुआ, जैसे मुगल सेना हार थक करके लौट करके वापस दिल्ली चली गई, अकबर के कहने पर वापस चली गई, तो प्रताप ने मुगलों को अधीनता को स्वीकार करने से मना कर ही दिया था। लौटते क्या किया, प्रताप ने अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, और जो लॉर्ड्स थे, जो सामंत थे, उनको अपनी जागीरें प्रदान करती हुई इस इलाके को तुम देखोगे, इसको तुम देखोगे। लेड बाय अकबर द मुगल आर्मी गेन्ड डिसिसिव विक्ट्री ऑन काबुल, मिर्जा हाकिम, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, कांधार एंड खालिद। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बताया था काबुल जो मिर्जा हाकिम के कब्जे में था, कश्मीर जो यूसुफ के कब्जे में था, सिंध जो मिर्जा जानी बेग के कब्जे में था, और उड़ीसा जो निशार खान के कब्जे में था, कंधार था हुसैन मिर्जा के कब्जे में, और खालिद था अली खां के। इन सब के कब्जे में जो ये क्षेत्र थे उन पर अकबर ने क्या किया, अकबर की मुगल सेना ने इन सब पर जो एक तरह से निर्णायक जीत प्राप्त की, जो एक तरह से डिसिसिव जो विक्ट्री थी वो प्राप्त कर ली, इन सबको हरा दिया और अकबर ने इन सबको अपने कब्जे में ले लिया। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या हुआ, अकबर रिनेम्ड खानदेश एज धनदेश। अकबर ने खानदेश का नाम बदलकर धनदेश कर दिया। द मुगल आर्मी कन्फ्रंटेड द फैल्सी अपोजिशन ऑफ चांद बीबी एंड गेंड ओवर अहमदनगर इन 1600 AD। और मुगल सेना ने चांद बीबी जो थी उनके प्रबल प्रतिरोध का सामना करते हुए 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर विजय प्राप्त कर ली। तो मुगल जो चांद बीबी थी वो कहाँ की शासिका थी, वो अहमदनगर की थी। अकबर जब उधर बढ़ा उसको हराने के लिए तो उसने कड़ा विरोध किया, लेकिन फिर हार गई और 1600 ईस्वी में वहाँ पर अकबर की जो सत्ता थी वो काबिज हो गई। तो इस तरह से अकबर ने काफ़ी प्रदेशों को जीता। इसमें शॉर्टकट में बताया गया अकबर के बारे में, अगर आप पढ़ें तो बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कहता है। द मुगल्स गेन कंट्रोल ऑन असीरगढ़ इन 1601 AD। दिस वाज अकबर लास्ट विक्ट्री। और अकबर की जो अंतिम जो विजय थी वो थी असीरगढ़ की, जो 1601 में उसने असीरगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया अकबर ने। ये उसकी अकबर की अंतिम विजय थी, लास्ट विक्ट्री थी। 1605 में वो मर ही जाएंगे।
अब देखो आगे क्या होता है, बीच में कुछ और जो बातें वो भी आपको बताते हैं और राइटर क्या कहता है आगे। इन 1564 थोड़ा सा वापस आता है, बताता है 1564 के अंदर द उज़्बेक्स रिवोल्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ मालवा गवर्नर अब्दुल्ला खान। 1564 की बात है स्टूडेंट्स, मालवा के गवर्नर हुआ करते थे अब्दुल्ला खान, उनके नेतृत्व में उज़्बेकों ने विद्रोह कर दिया। अकबर ने उज़्बेकों के दोनों विद्रोहों को क्या कर दिया, अकबर क्रस्ट बोथ द रिवोल्ट्स ऑफ उज़्बेक्स, अकबर ने दोनों विद्रोहों को कुचल दिया, दबा दिया। एज ही हैड क्रस्ट द गुजरात रिवोल्ट्स इन 1584 AD, अब्दुल रहीम वाज एंटाइटल्ड एज खाने खाना। देखो अब दोनों विद्रोह को कुचल दिया, तो 1584 में ऐसा एक विद्रोह जो था गुजरात में हुआ, और गुजरात के विद्रोहों को कुचलने के कारण एक व्यक्ति थे अब्दुल रहीम को, जिन्होंने अब्दुल रहीम को भेजा था इन्होंने युद्ध को गुजरात में दबाने के लिए, उस विद्रोह को कुचलने के लिए। तो अब्दुल रहीम किसकी तरफ से गए थे, अब्दुल रहीम वो गए थे अकबर की तरफ से। तो अकबर ने खुश होकर उसको कौन सी उपाधि दी, उनको खाने खाना की उपाधि दी, अब्दुल रहीम खाने खाना के नाम से उनको जाना गया बाद में। ओके, ये राइटर भी थे। ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ यूसुफ जाई वन ऑफ द 9 जेम्स राजा बीरबल डेट, और आपने अकबर बीरबल के किस्से खूब सुने होंगे। तो अब बीरबल जो थे वो राजा अकबर के दरबार में रहा करते थे। तो बीरबल की मौत कब हुई, कौन से विद्रोह के दौरान हुई, तो वही बताता है कि यूसुफ जाइयों के हमले के समय राजा बीरबल जो एक नवरत्न था 9 जेम्स के अंदर, जो 9 विद्वान रहते थे उनके अंदर ये भी था, उसकी मृत्यु हो जाती है यूसुफ जाइयों के हमले के समय। ओके, अकबर टू डेड इन 1605 AD आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, और लंबी बीमारी के कारण 1605 में लंबी बीमारी के बाद वो भी चल बसे, अकबर भी ख़त्म हो गए और उनको फिर दफनाया गया कहाँ पर। आगे देखो क्या कहते हैं, ही वॉज बरीड एट सिकंदरा, इनको सिकंदरा जो आगरा के आसपास जगह वहाँ पर दफनाया गया। हिज टॉम्ब इज इन्फ्लुएंस बाय बुद्धिस्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, और इनका जो मकबरा है वो बौद्ध निर्माण कला का कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रभाव है, वास्तुकला का, बुद्धिस्ट स्टाइल का। अकबर कॉल्ड पोर्टुगीज मिशनरीज फ्रॉम गोवा, अकबर ने गोवा से पुर्तगाली मिशनरियों को बुलवाया और क्या करवाया। ही बिल्ट इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी इन 1575 AD टू कंडक्ट रिलीजियस डिस्कशंस। बीच के अकबर की कुछ विशेषताएं बताई जा रही हैं आपको। तो गोवा से पुर्तगाली मिशनरियों को बुलाया और धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए उसने, धर्म के ऊपर चर्चा करने के लिए उसने फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना बनवाया। तो ये क्वेश्चन कई बार घूमा फिरा है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखें, इसको अंडरलाइन कर लेना पढ़ते समय कि इबादत जो खाना था वो कब बना और क्यों बनवाया गया। तो आप ध्यान रखें कि अकबर बिल्ट इबादत खाना कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में, और कब, 1575 के अंदर। क्यों, टू कंडक्ट रिलीजियस डिस्कशंस, धर्मशास्त्रीय विवाद या विचार विमर्श करने के लिए। ओके, ही स्टार्ट रिलीजियस नेम दीन इलाही थ्रू वोटिंग इन 1582 AD, और इसने एक नया धर्म भी चलाया। ये क्वेश्चन भी आपकी बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के अंदर, इसने एक नया धर्म चलाया अकबर ने, और उस धर्म का नाम क्या था, उस धर्म का नाम था स्टूडेंट्स, जो 1582 में इसने चलाया वो था दीन ए इलाही नामक धर्म जो था वो चलाया गया, दीन ए इलाही। ओके, अब बढ़ते हैं। राजा बीरबल वाज द फर्स्ट हिंदू टू जॉइन दिस रिलीजन, और दीन ए इलाही धर्म को मानने वाले पहले हिंदू कौन थे, राजा टोडरमल। कौन थे, राजा जो टोडरमल थे, वो अकबर के दरबार में रहा करते थे, तो उन्होंने ये धर्म सबसे पहले दीन ए इलाही धर्म माना, फर्स्ट हिंदू थे। ओके, छोटे राजा बीरबल, राजा टोडरमल का नाम लीजिए मैंने, राजा बीरबल थे वो, कौन थे, राजा बीरबल। शेख मुबारक अनाउंस अकबर एज इनाम आदिल, और यहीं पर आगे की बात आती है कि शेख मुबारक ने अकबर को इनाम आदिल या मुजद हिंद घोषित किया था। क्योंकि ये उपाधियाँ थी, ये उपाधियाँ एक राजा दूसरे राजा को ऐसे ऐसे दिया करते थे उनकी किसी बात से खुश होकर के। तो इन्होंने किसकी उपाधि दी, शेख मुबारक ने, इन्होंने इसको इनाम आदिल कहा या मुजद हिंद भी कहा। ही प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू चिश्ती ऑर्डर ऑफ सूफी क्लैन एंड बिल्ट चर्चेज फॉर क्रिश्चियंस एट लाहौर एंड आगरा, और इन्होंने क्या किया, अकबर ने सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय को संरक्षण दिया और लाहौर और आगरा में ईसाइयों के जो गिरजाघर थे उनको बनवाया। ओके, आगे बढ़ते देखिए क्या कहता है। आगे कहता है ही प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू जैन मुनि हर विजय सूरी बाई ऑनरिंग हिम एज जगत गुरु, और इन्होंने देखो अकबर ने जैन मुनि हर विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से संरक्षण प्रदान किया था। अकबर ने इनको बड़ खुश होकर के इनको जगत गुरु की उपाधि दी थी, जैन मुनि हरि विजय सूरी को। अब आगे बढ़ते देखे आगे का, अबुल फजल वाज द हेड प्रीस्ट ऑफ दीन ए इलाही रिलीजन, और दीन ए इलाही धर्म का प्रधान जो पुरोहित था, पंडित था एक तरीके से उस समय, तो वो कौन था, अबुल फजल था। दीन ए इलाही जो धर्म बनाया अकबर ने 1582 के अंदर, उसका प्रधान जो कौन था, वो कौन था, अबुल फजल। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखें ये प्रिस्ट होगा इसका प्रमुख। इन 1583 AD अकबर इशूड ए न्यू कैलेंडर कॉल्ड इलाही एरा, और 1583 में अकबर ने इलाही संवत के नाम से एक नया कैलेंडर जारी किया था। और किसने नया कैलेंडर चलाया, किसने, ये सिल्वर कॉइन्स अकबर के द्वारा जो चलाए गए। अकबर ने कौन सा कैलेंडर चला, इलाही कैलेंडर, ध्यान रखना।
सिलर कोइंस ऑफ अकबर हैं। और अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी अडॉप्टेड द राजपूत अकबर एस्टेब्लिश सॉवरेनिटी ओवर राजपूत थ्रू मैरिज अलायंसेज एंड बाय मैनिफेस्टिंग पावर। देखो यहाँ पर एक बात और भी आती है कि राजपूतों के प्रति जो अपनाई की नीति थी, राजपूत जो राजस्थान से स्पेशली बिलोंग करते थे, तो राजपूतों के प्रति अकबर ने कौन सी नीति अपनाई? अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाए कि वो राजपूतों की लड़कियों से शादियाँ की, ताकि इन अकबर को भी कहीं ना कहीं डर था कि राजपूत जो है वो हम मुझ पर भारी पड़ सकते हैं, तो क्यों ना इनको मैं रिश्तेदारी में कन्वर्ट कर लूँ। तो इस तरह से उन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए और शक्ति प्रदर्शन की युक्ति से राजपूतों की शक्ति को अपने अधीन करने का एक दिमाग था उसका, क्योंकि उनको रिश्तेदारी में कन्वर्ट कर लूँगा तो ये मेरे ऊपर हमला नहीं करेंगे। ओके, इस तरीके से। अब देखिए आगे, देखो क्या कहता है। कछुआ रूलर भारमल वाज द फर्स्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पर बात करता है, आगे बढ़ते हैं। भारमल के बारे में क्या बताया गया कि कछुआ रूलर जो था भारमल, वो फर्स्ट राजपूत रूलर था टू एंटर इनटू अलायंस विद अकबर। क्या समझे आप? इसमें आपको ये बताया गया है कि अकबर के साथ संधि करने वाला पहला जो राजपूत राजा था वो कछुआ वंश का भारमल था। अपने आमेर के जो कछुआ वंश है राजस्थान के अंदर जयपुर के पास में, भारमल ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध बनाए किसके साथ में? अकबर के साथ में। उनके साथ संधि कर लिया, अलायंस कर लिया। ओके, ही अपॉइंटेड भगवान दास एंड राजा मानसिंह टू हाई पोस्ट इन हिज कोर्ट। और इसने क्या किया भारमल ने? उसने भगवान दास जो भारमल का बेटा था उसको, और भगवान दास का जो बेटा था मानसिंह उसको क्या किया? उसको अकबर के दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया, उसकी सेवा में भेज दिया कि आप अकबर के पास रहेंगे, भगवान दास और भगवान दास का बेटा मानसिंह। ओके, अब देखें आगे। आपने पढ़ा भी होगा कि जो भगवान दास की जो बहन थी इसकी टोडरमल की जो ये जो राजा था भारमल, इसकी जो बेटा था भगवान दास, इसकी बेटी थी जोधा। उसकी शादी भी अकबर के साथ हुई। आपने देखा भी होगा अकबर जोधा के नाम से आपने सुना भी होगा, तो वो मानसिंह की बुआ थी। तो इनको भेज दिया, अकबर से वैवाहिक संबंध भी बनाए। आज देखो आगे क्या कहता है। रॉयल डायनेस्टीज ऑफ डूंगरपुर, बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़ एक्सेप्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द मुगल्स। देखो इसके बाद में बात करता है कि जो डूंगरपुर हुआ, बांसवाड़ा हुआ या प्रतापगढ़ के जो राजवंश थे, इन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये एक तरह से राजस्थान के अंदर जो भी मेन जो डायनेस्टी थी वो सब अकबर के शरण में चले गए थे। ओके, बट दे रिमेन इंडिपेंडेंट। परंतु एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मुगल तो स्वीकार कर ली थी ये जो अधीनता थी, लेकिन वे पृथक ही बने रहे, ज़्यादा कुछ इन्वॉल्व हुए नहीं। इन 1564 AD अकबर एबॉलिश जजिया टैक्स कम्प्लीटली। और 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर क्या हुआ था? जजिया कर जो था वो हिंदुओं के ऊपर लगाया जाता था। हिंदू जो कम्युनिटी होती थी उसके ऊपर ये कर लगाता था, कोई तीर्थ यात्रा वगैरह करता था उस पर, तो उसको अकबर ने कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। ये एक अच्छी चीज़ की अकबर ने। फतेहपुर सीकरी रिमेंड द रॉयल कैपिटल फ्रॉम 1569 टू 1584 AD। और देखो फतेहपुर सीकरी जो थी वो राजधानी कब तक बनी रही? आगरा के पास जो जगह है फतेहपुर सीकरी, वो 1569 से, कब से? 1569 से लेकर के 1584 तक 84 तक शाही राजधानी बनी रही, राजा की राजधानी बन रही। बुलंद दरवाजा बिल्ट ऑन द सदर्न गेट ऑफ द मॉस्की वाज बिल्ट टू कॉमरेट अकबर विक्ट्री ओवर गुजरात। देखो यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में क्या बनाया हुआ है? बुलंद दरवाजा। तो आप ध्यान रखें बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया? अकबर के द्वारा। क्यों बनवाया गया वो भी आपको पता चलता है, परंतु आप जान लें इसको कि जो बुलंद दरवाजा जो मस्जिद के दक्षिण द्वार पर है, मॉस्को के सदर्न गेट के ऊपर, वह अकबर ने बनवाया बुलंद दरवाजा। क्यों बनवाया? कब बनवाया? 1584 के अंदर। क्यों बनवाया ये भी जाने। टू कॉमरेट अकबर विक्ट्री और गुजरात। क्यों बना? इसलिए बनाया गुजरात विजय, गुजरात को जीता, गुजरात को जीतने के बाद में स्मारक के रूप में इसने ये बुलंद दरवाजा बनवाया गुजरात को जीतने के बाद में। तो इस तरह से अकबर को शॉर्ट में हमने पढ़ा, जाना, काफ़ी डिटेल के अंदर अगर आपको पढ़ना है तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब पे जाकर कोई वीडियो भी देख सकते हैं। आपकी बुक में जितना उतना पढ़ा दिया गया है, फिर भी आपके कोई क्यूरी है, कोई सजेशन हो तो आप पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। और अब अकबर के बाद उनके जो बेटे होंगे, कौन? जहांगीर। उनकी मृत्यु के बाद 1605 में ये शासक बनेंगे। ही वॉज द नेक्स्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी एंड जहांगीर बिकेम द सक्सेसर आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर। तो इसको जानेंगे नए टॉपिक में। आज की वीडियो में इतना ही। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।